नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीजेपी के लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में हार और फिर बहुमत से दूर होने का जख्म अभी भरा नहीं था कि उपचुनाव के आज आए नतीजों ने जख्मों पर नमक जरूर छिड़क दिया। क्योंकि बीजेपी के कई राज्यों में इतनी बुरी हालत हुई है जिससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या स्थिति उन राज्यों में है। और 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के कुछ के रिजल्ट्स आ गए हैं तो कुछ के शुरुआती रुझान आ गए हैं और ये साफ तौर पर बताते हैं कि इंडिया गठबंधन का जलवा इसमें भी जारी है और बीजेपी जबरदस्त तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और कई राज्यों में तो बीजेपी का सफाया तक होता दिख रहा है। तो सबसे पहले जिस राज्य में बीजेपी को जोर का झटका लगा है वो है पश्चिम बंगाल की 4 सीटें। पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर बीजेपी जो है 2 सीटों पर पीछे चल रही है और 2 सीटों पर तो हार भी चुकी है। तो यहाँ पर भयंकर दुर्गति हुई है। इसके अलावा मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ इलेक्शन कमीशन का। इसके जरिए हम जो है बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कौन आगे चल रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ बिहार की सुपौली सीट है जहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और यहाँ कम से कम बिहार में एक तरह से जेडीयू ने बीजेपी की लाज बचा ली है। वहीं हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट कांग्रेस ने जीत ली है और नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा ये भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये आगे चल रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के ही एक और सीट है हमीरपुर, यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में तो खेला हो गया है जहां भी कुछ महीनों पहले ही बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में क्लीन स्वीप किया, एक भी सीट जो है वो कांग्रेस ने नहीं जीती। और यहाँ पर जो है एक सीट अमरवाड़ा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जालंधर सीट पर जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा तमिलनाडु से डीएमके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं एक झटका बीजेपी को अयोध्या के बाद एक झटका और धार्मिक नगरी जिसे कहा जाता है बद्रीनाथ, वहां पर लगा है जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। वहां भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की मंगलौर सीट, यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही आगे चल रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की रानीगंज और बांगड़ा सीट टीएमसी ने जीत ली है और बाकी 2 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि 13 सीटों में से ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। केवल 2 सीटों पर जो बीजेपी है वो आगे नजर आ रही है, यानी कि 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि 4 जून के बाद एक दूसरा झटका जो है वो एनडीए को लगा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर इन चुनाव के नतीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उस चुनाव के नतीजों को मैं ऐसे देखता हूं कि महात्मा गांधी जीत रहे हैं और गोडसे हार रहा है। संविधान को बचाने वाले जीत रहे हैं और संविधान को खत्म करने वाले हार रहे हैं। मनुस्मृति को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले और उसको पढ़ाने की जरूरत रखने वाले हार रहे हैं और मनुस्मृति को उसमें कूड़े के ढेर में फेंक कर केवल संविधान पे काम करने वाले जीत रहे हैं। देश के अंदर लोकतंत्र जीत रहा है। देश के अंदर वो शक्तियां जीत रही हैं जो देश को एकजुट करना चाहती हैं, जो धार्मिक सद्भाव चाहती हैं, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेद नहीं चाहती हैं, जो दलितों और आदिवासियों पे अत्याचार नहीं चाहती हैं, जो मणिपुर में हो रहे महिलाओं पे अत्याचार नहीं चाहती हैं, वो सारी शक्तियां जीत रही हैं। अभी तो देखिए निधि, ये ट्रेंड रिवर्सल है। मैं तो शेयर मार्केट का टीचर हूं, प्रोफेसर हूं। शेयर मार्केट मैंने 15 साल पढ़ाया है। जब ट्रेंड जाती है और जब रिवर्सल होता है तो बड़ा डीप रिवर्सल होता है। आज के तारीख में लोकसभा ने तो एक इंडिकेशन दिया था, वो तो केवल अंगड़ाई थी। आज जो है उसने पूरा परिवर्तन कर दिया। अब सोचिए, उत्तराखंड में जहां पे सबसे ज्यादा हिंदुओं की जनसंख्या है और जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, वहां दोनों की दोनों सीटें जो है बीजेपी हार गई। चलिए, मैंगलोर की सीट तो पहले भी अपोजिशन के पास थी, लेकिन बद्रीनाथ की सीट, इसका माने जहां जहां भगवान मौजूद हैं वहां वहां बीजेपी का पत्ता साफ हो रहा है। असली हिंदू जीत रहे हैं और ढोंगी हिंदू हार रहे हैं। अब आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। वेस्ट बंगाल के अंदर जहां इलेक्शन हुआ था, 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पास थी, चारों सीटें टीएमसी जीत रही है। बीजेपी का वेस्ट बंगाल से पत्ता साफ हो रहा है।
बिहार के अंदर जो जेडीयू के व्यक्ति जीत रहे हैं, पिछली बार जेडीयू का व्यक्ति जो बीमा भारती जीती थी 25,000 वोट से जीती थी, इस बार लीड है 5,000 की। इसका माने 20-25 हजार लोगों ने अपना मन बदल लिया है। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिवर्सल हो रहा है। और आज मुझे जो शरद पवार ने कहा था बिल्कुल सिद्ध होते दिखाई पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर महाअघाड़ी को 220 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, हरियाणा में 60 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, और ये 2 इलेक्शन के बाद बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो सर ये अब रिजल्ट्स आ चुके हैं और अयोध्या के बाद बीजेपी बद्रीनाथ भी हार चुकी है, और वहीं उत्तराखंड की जो दोनों सीटें हैं मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये बीजेपी के राज्य माने जाते हैं, और यहाँ पर क्या स्थिति है बीजेपी की आप जानते ही हैं। और मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप अभी ही 1 महीने पहले उन्होंने किया है और विधानसभा चुनावों में जीत भी हासिल की है, वहां से और उत्तराखंड से इन दोनों के जो नतीजे हैं ये किसी के जो है गले से नीचे बीजेपी के उतर नहीं रहे होंगे। नहीं, देखिए मैंगलोर सीट जो है मुस्लिम बाहुल्य है और बद्रीनाथ सीट जो है हिंदू बाहुल्य है। इसका मतलब यह है कि अब हिंदू मुसलमान का लफड़ा खत्म हो गया। अब हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहेंगे। पंजाब के अंदर जलंधर के अंदर आम आदमी पार्टी का जो व्यक्ति है वो लंबी लीड से जीता है। इसका माने भारतीय जनता पार्टी को चेहरा दिखाने के लिए जगह। आप बताइए हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पे कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया था, आज हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने उस ऑपरेशन लोटस को गड्ढे के नीचे दबा दिया है और देश के लोकतंत्र और संविधान को जिता दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने दिन गिन ले और ये समझ ले कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर क्या होता है। किसी को बाल बुद्धि कहने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि ऑस्ट्रिया एक अलग देश है जो यूरोप के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है। तो इनको आपस में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई नाले के गैस से सीधे आप अपना चूल्हा नहीं जला सकते हैं। बायोगैस प्लांट जो होते हैं, कंपोस्ट जो प्लांट्स होते हैं, उसमें कंप्रेसर्स लगाने पड़ते हैं, गैस को इकट्ठा करना पड़ता है, प्रेशर बनाना पड़ता है। ये थोड़ी कि सीवर में पाइप डाला और भगोने में डाला और भगोने में चाय बनाई और चाय पिला दी। इस तरह की मूर्खता की बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं सर, और ये तो चुनाव के नतीजे हैं सर। मैं जैसे 2027 का चुनाव होने वाला है यूपी में, तो वहां पर बीजेपी के ही एक विधायक हैं और नाम है उनका जो है रमेश मिश्रा, और वो कह रहे हैं कि आज यूपी में जो स्थिति है उस हिसाब से बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी शाह को यूपी में बड़ा फैसला लेना होगा। तो ये एक बार वीडियो में उनका सुनवाना चाहूंगी। उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो ये सर बीजेपी के ही विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेना होगा वरना हम जो है जीत नहीं पाएंगे सीट। 2027 का अभी तक ये जो है अभी से ही ये अनुमान लगाए जाने लगे 2027 के लिए। तो अभी के जो परिणाम है वो तो अब आम होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, ये और बता देते हैं कि बड़ा कदम क्या उठाए केंद्रीय नेतृत्व, बड़ा कदम को जरा डिफाइन कर देते ना। अमित शाह जी ने जो कहा होगा वो योगी जी की तरफ तो नहीं है सर? अरे बिल्कुल वही है, और कहाँ, बिल्कुल वही है। और ये अमित शाह जी ने कहा होगा कि आप ये पढ़ के बोल दीजिएगा, वहां से मैसेज आया होगा, उन्होंने पढ़ के बोल दिया, क्योंकि योगी जी को बिल्कुल हटाने पे उतारू है केंद्रीय नेतृत्व। और ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की ही इमेज है, जिसकी चाहे वो इमेज खराब इमेज है, मैं उसे खराब मानता हूं, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, बुलडोजर पॉलिसी के मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन उस बुलडोजर पॉलिसी के बहुत सारे प्रशंसक हैं। जितनी पॉपुलैरिटी उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी की है उसके बराबर कम से कम योगी जी की है। अमित शाह जी तो जीरो है। तो वहां पे अगर योगी जी को हटा के, अच्छा अब तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो तो बुलडोजर पॉलिसी से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि अपने यहां भी उन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया।
पहले तो मुसलमानों के मोहल्ले में बुलडोजर चला रहे थे, अब तो लखनऊ के अंदर हिंदुओं के मोहल्ले में बुलडोजर चला रहे हैं। और हिंदू आगे कह रहे हैं कि भैया हम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे, हमारे जो मकान है वो बिना नोटिस के तोड़ दिए, हम तो 40-40 साल से टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो देखिए, जब खून मुंह में लग जाता है ना, उसके बाद न्याय अन्याय छूट जाता है, वही चीज हो रही है। तो मिश्रा जी ने वही कहा जो स्क्रिप्ट इनको दिल्ली से लिख के दी गई है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और आपसे सवाल जो है किया जा रहा है कि जो यूपी का जातीय समीकरण है, बदनाम बीजेपी कितना भी बड़ा निर्णय ले ले, वो जीत पाएंगे क्या? इनका बड़ा कदम तो योगी जी को हटाने की बात कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी तो जीरो है। नहीं, देखिए, असली मुद्दा ये है, ये तो सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आज की तारीख में आ गया है। कोई आदमी हो, किसी जाति धर्म का आदमी हो, अगर वो राजा के गुण उसके अंदर हो, अगर पंच के गुण उसके अंदर हो, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ब्राह्मण को बना दीजिए, राजपूत को बना दीजिए, दलित को बना दीजिए, आदिवासियों को बना दीजिए, यहां तक मैं कहता हूं मुसलमान को बना दीजिए, आप क्रिश्चियन को बना दीजिए, आप सिख को बना दीजिए। भाई, सोनिया गांधी ने देश का प्रधानमंत्री सिख को बनाया 2 बार कि नहीं बनाया? सिख कितने परसेंट हैं? 0.5 0.6% है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उनका प्रधानमंत्री बनाया ना। इस विषय पे तो कोई ने विरोध किया कि देखिए एक सिख को क्यों बनाया आपने, हिंदू 80% है उनको क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो आदमी अर्थशास्त्री था, क्योंकि वो आदमी निष्पक्ष था, वो हिंदू मुसलमान नहीं करता था। अब बताइए, ब्रिटेन के अंदर, आप अमेरिका के अंदर देखिए, हो सकता है बाइडेन इलेक्शन न लड़े और वहां हमारी हिंदुस्तानी मूल की लड़की जो है वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े। तो देखिए, योग्यता और निष्पक्षता ये आवश्यक है। मैं नहीं देखना चाहता कि हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं अगर ऑपरेशन कराने जा रहा हूं या अपना वकील ढूंढ रहा हूं तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं देखूंगा, मैं योग्यता देखूंगा। योग्यता देखिए, देश के प्रति समर्पण देखिए, लेकिन दूसरे धर्मों को हिकारत की दृष्टि से देखने वाले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नष्ट करने के कल्पना करने वाले और सपना देखने वालों को हम सत्ता में नहीं देखना चाहते, चाहे किसी धर्म और जाति के आदमी को मुख्यमंत्री बना दे। जी सर, और एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि कल आया एक भारत का राजपत्र नाम से, और कहा गया कि अब बीजेपी जो है, जो सरकार है, वो संविधान हत्या दिवस मनाएगी क्योंकि इमरजेंसी लगाई गई थी। तो यानी कि घोषित आपातकाल तो 49 साल पहले लगा था। जिन लोगों ने देखा था वो लोग अब काफी बुजुर्ग हो गए हैं और कई लोग इस दुनिया में है भी नहीं। लेकिन लेकिन इस देश की मौजूदा जो पीढ़ी है, जो रोज आपातकाल को झेल रही है, वो जो स्वतंत्र आवाजें हैं, जो लोकतंत्र की बात करती है, उनके घरों पर एजेंसी दस्तक दे रही है, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या होते हम देख रहे हैं और लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। उस आपातकाल को याद करने से पहले क्या इस दौर के आपातकाल को खत्म करना जरूरी नहीं है? देखिए, जिस आपातकाल की वो बात कर रहे हैं उसके बारे में आरएसएस प्रमुख ने जो पत्र लिखा था इंदिरा गांधी को, उसको जरा पढ़ लें। आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा भूदान यज्ञ चलाया था, लाखों करोड़ों एकड़ जमीन गरीबों में बंटवाई थी, अमीरों से और जमींदारों से लेकर, उन्होंने इसको क्या कहा था? अनुशासन पर्व कहा था। और ये संविधान विरुद्ध नहीं था, ये लोकतंत्र विरुद्ध जरूर था। संविधान प्रदत्त तथा संविधान के अंतर्गत ही जो इमरजेंसी लाई थी, लगाई गई थी। आज जो इमरजेंसी लगाई गई है वो संविधान विरुद्ध है, वो लोकतंत्र विरुद्ध है। अब आप बताइए, आप 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर रखते हैं, उन्हें बेल मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल मिल जाती है, तब भी उनको बाहर नहीं निकलने देते। ऐसा तो इमरजेंसी में नहीं हुआ था भाई। इमरजेंसी में मैं गया था जेल में मिलने, मेरे रिश्तेदार जेल के अंदर बंद थे, उन्हें कोई इस प्रकार का दंड नहीं दिया जा रहा था कि उनको इंसुलिन न दी जा रही हो, उनको खाने को न दिया जा रहा हो, उनको 6x6 के कमरे में। मैंने तो लखनऊ की जेल में देखा था, मजे से खाट बिछा के वो आंगन में सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर बैठे थे। मैं तो चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी जी के साथ मिलने गया था वहां। एच.एन. बहुगुणा साहब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बड़े बड़े राजनीतिक नेता थे, ताश खेल रहे थे, मजे कर रहे थे। आज के तारीख में तो आपने 6x9 के कमरों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो वो इमरजेंसी जो थी, वो उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो उसको लाइक कर रहे थे। आज के तारीख में तो वो लोग केवल लाइक कर रहे हैं जो लोकतंत्र विरोधी हैं। इंदिरा जी ने उसकी माफी मांगी, सोनिया जी ने मांगी, मनमोहन सिंह ने मांगी, राहुल गांधी ने मांगी। अरे भैया, जो गलती हो गई उसकी माफी भी मिली और उसके बाद जनता ने दंड भी दे दिया कांग्रेस को।
लेकिन 77 में दंड दिया, 80 में दोबारा सत्ता में क्यों उठाया? अगर जनता को, देश की जनता को लगता कि कांग्रेस ने संविधान की और लोकतंत्र की हत्या की है, 1980 में क्यों जिताया, 1984 में क्यों जिताया? इसीलिए जिताया कि उन्हें लगा ठीक है, गलती हुई थी, माफी मांगी, दंड दे दिया, अब पुरानी बातों को भूला जाए और आगे बढ़ा जाए। आज के तारीख में जो कर रहे हैं और जिस प्रकार के उपचुनावों के रिजल्ट्स आए हैं, राइटिंग ऑन द वॉल है। उत्तर प्रदेश के अगले 10 चुनावों में क्या होने वाला है ये दिख रहा है। जब मंगलौर के अंदर ये स्थिति है, जब बद्रीनाथ के अंदर ये स्थिति है, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थिति है, इसका मतलब यह है कि देश की जनता अब गोडसे को जीतता हुआ नहीं देखना चाहती। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और हमारे एक यूजर है, वो लिख रहे हैं कि योगी इतने जिद्दी हैं, इतनी जल्दी तो वो नहीं हटेंगे, हटने से पहले पूरा रायता फैलाएंगे, चाहे फर्श पर दाग क्यों न लग जाए। नहीं नहीं, खैर ये तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। देखिए वो उनसे बड़े हैं वो ठीक है, योगी जी हैं, लेकिन उनसे बड़े जो गुजरात वाले हैं ना, तो उनसे ज्यादा बड़े दबंग हैं। तो छोटे और बड़े का हिसाब किताब है, तो उनसे ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हटना तो पड़ेगा। देखिए हटना तो, अगर ये हमारे देश की जनता ने 30 सीटें और बीजेपी की कम कर दी होती, या काशी की जनता ने थोड़ा साहस दिखा दिया होता और हरा दिया होता, देश की 90% समस्याओं का अंत हो गया होता। अरे जब अयोध्या वासियों ने कर दिया, बद्रीनाथ वासियों ने कर दिया, नासिक वासियों ने कर दिया, रामेश्वरम वासियों ने कर दिया, तो भगवान महादेव की नगरी काशी वासियों ने क्यों नहीं किया? थोड़ा कर देते, सारा मामला सही हो जाता, फिर अग्निवीर भी खत्म हो जाता, किसानों को एमएसपी की गारंटी भी मिल जाती, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल भी मिल जाता, बच्चों को अनुदान भी मिल जाता, बच्चों ये जो पेपर लीक हो रहे हैं वो भी होने बंद हो जाते, सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन चलिए, काशी के लोग हैं, महान हैं, मैं भी वहां पढ़ा हुआ हूं, तो काशी वालों के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे भक्त अयोध्या वालों के खिलाफ बोलते हैं, मैं काशी वासियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, और जब टीवी डिबेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी है। और वही जो बीजेपी प्रवक्ताओं में सबसे मुखर रहते हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्हीं के घर में चोरी हो गई। यानी कि यूपी पुलिस अब उसकी जांच में जुटी हुई है। लेकिन अब उनके लिए एक समस्या बहुत बड़ी ये खड़ी हो गई कि किसी भी डिबेट में जाएंगे और कानून व्यवस्था की बात करेंगे, तो सामने वाला कह देगा कि आप क्या बात करते हैं, आप ही के घर में चोरी हो गई है। तो इस चीज को कैसे डिफेंड करेंगे सर? नहीं, सुधांशु जी तो ये कहेंगे चोरी हुई ना, डकैती तो नहीं हुई। अगर इंदिरा, ये कांग्रेस का जमाना होता तो डकैती पड़ जाती। मतलब देखिए, बीजेपी वालों को जुमलेबाजी और जस्टिफिकेशन देने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो, और सुधांशु जी तो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बड़े समझदार व्यक्ति हैं, तो वो यही बात कहेंगे। देखिएगा अगले डिबेट में आप उन्हें बुला के पूछ लीजिएगा, कहेंगे कांग्रेस का जमाना होता तो डकैती पड़ती, हमारे जमाने में तो कम से कम, जैसे 50 लाख लोग मरे जब कोविड में, तो 50 लाख पूरे वर्ल्ड में जितने नहीं मरे वो हिंदुस्तान में मर गए, रेत के अंदर दबाए गए। मतलब हिंदू समाज के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जल में प्रवाहित अग्नि जो अवशेष होते हैं उनको किया जाता है। अरे लोगों ने नदी में बहा दिया क्योंकि पैसा नहीं था, रेत के अंदर गाड़ दिया जो धर्म विरुद्ध था, लेकिन इसलिए कि लोगों का पैसा नहीं था, उसको भी इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। कहने लगे 50 लाख मरे ना, अगर कांग्रेस का जमाना होता तो 2 करोड़ मर गए होते। भाई इन लोगों के लॉजिक को आप नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप लॉजिक को समझ लेंगे तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आप पीएचडी कर लेंगे। ठीक बात कह रहे हैं सर। और जाहिर सी बात है कि चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका लेकर आया, और शायद बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी सीटों पर हार हो जाएगी। हालांकि अब जिस तरह की हार दिखाई दे रही है, और वो बहुत बड़ी हार है, और बीजेपी को अब ये समझ में भी आएगा कि जाहिर तौर पर अब जनता जो है वो साफ तौर पर नकार रही है। और आगे के चुनावों में भी आप देखेंगे, जितने भी विधानसभा चुनाव अब इसी साल होने वाले हैं, तो उनमें भी बीजेपी अब बहुत फूक फूक कर कदम रखने वाली है। देखिए, बीजेपी के लिए आज भी एक रास्ता है। वैसे मैं क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, तो मैं राय दे देता हूं, कोई मुझसे मांगे या ना मांगे। भारतीय जनता पार्टी अगर आज भी गुजरात लॉबी को हटा दे, क्योंकि ये गुजरात लॉबी ने जिस प्रकार से काशी के अंदर, अयोध्या के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर हर जगह के उद्योग अपने यहां कर लिए हैं,
और हर जगह कॉरिडोर बना बना के वहां के ठेकेदारों से सारा काम करा लिया है। संपत्ति एक ही जगह इकट्ठा हो रही है। ये गुजरात लॉबी को केवल हटा दें भारतीय जनता पार्टी वाले, अटल जी जैसे किसी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बना दें तो उनकी समस्याओं का 80% समाधान हो सकता है। किसानों से उसी प्रकार से डील करें जैसे राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और टिकैत साहब लखनऊ आए थे, जिस सम्मान के साथ टिकैत साहब से मिले थे, वैसा ही देश का प्रधानमंत्री हमको चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि किसानों को दिल्ली से आने से रोक दे, 13 महीने उनको तड़पा दे। हमें दिल वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और देखिए एक चीज और है आज की तारीख में, अभी तो ये नई घटना है, अब इसका असर तो दिखाई पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान के सारे राजनीतिज्ञ, हर पार्टी के राजनीतिज्ञ अंबानी जी के यहां पहुंच गए। एक परिवार है केवल हिंदुस्तान का जो अंबानी जी के यहां नहीं गया, जो गरीबों के यहां जा रहा है। अरे अंबानी जी की पार्टी में मान लीजिए निधि, कल्पना कीजिए आप गई होती तो क्या होता। अरे विदेशी सामान खाती, बढ़िया आपको वर्ल्ड की बेस्ट डिशेस मिलती, गिफ्ट तो वो लेते नहीं, क्योंकि मानी बात है वो गिफ्ट लेके रखेंगे कहां, उनके यहाँ तो दुनिया की बेस्ट चीजें। अब आप जाके वहां 500 रुपए की अगर कोई गिफ्ट देते तो वो क्या उसको लेते, तो वो लिख देते हैं कार्ड के नीचे नो गिफ्ट इज एक्सेप्टेड। लेकिन असली मुद्दा यह है, अमीरों के यहाँ जाएंगे तो आप तो खा पी के आ जाएंगे, अमीर को ना फायदा ना आपको फायदा। एक गरीब के यहां अगर आप चले गए और उस गरीब के आंसू को आपने पहुंच दिया, इसीलिए अंशुमन सिंह की मां ने स्पष्ट रूप से कहा, वो राजनाथ सिंह से भी मिली, वो राहुल गांधी से भी मिली, उन्होंने कहा बिल्कुल अग्निवीर स्कीम खत्म होनी चाहिए, ये अन्याय है, ये देश के बच्चों के साथ अन्याय है। तो राहुल गांधी ही एकमात्र देश का नेता है आज की तारीख में, मैं कह सकता हूं। अभी तो मैं बहुत नेताओं का नाम लेता था, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, सब अंबानी जी के यहां चले गए। एक आदमी है, एक परिवार हो। मैंने एक कार्यक्रम किया था कुछ दिन पहले, मैंने यही निवेदन किया था कि गांधी परिवार से कोई आदमी अंबानी जी के यहां ना जाए, क्योंकि अंबानी जी की पार्टी में जाने का मतलब यह है कि आप गरीबों के साथ नहीं खड़े हैं, आप इस देश के पूंजीपतियों के खिलाफ खड़े, इससे साथ खड़े हैं। आपको जाना है तो गरीबों के घर जाइए, उनके यहाँ 1000 की भी गिफ्ट देंगे, उनको अच्छा लगेगा। और वहां बड़े बड़े लोगों के यहाँ 50,000 रुपए पर प्लेट का खाना खा के आप आ जाएंगे, देश के गरीबी नहीं मिटेगी। जी सर, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और राहुल गांधी के ही बारे में जब इतनी सारी बातें कही जाती हैं और बीजेपी कभी भलाई के बारे में सोच भी नहीं सकती है, गालियां देते नहीं थकती है, तो वहीं दूसरी ओर कल जो राहुल गांधी ने सर ट्वीट किया स्मृति ईरानी का, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। पहली बार 10 सालों में उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम लिया, और नाम भी लिया तो कटाक्ष करने के लिए नहीं, ना ही गालियां बकने के लिए, ना ही जो स्मृति ईरानी उनके परिवार के साथ, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, एक मौका नहीं छोड़ती हैं। माइक तक खराब हो जाता है तो कहती हैं कि इसका नाम शायद राहुल गांधी होगा, इसीलिए माइक जो है चलना बंद हो गया है। और वही राहुल गांधी कल अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे थे कि जो है स्मृति ईरानी पर किसी तरह का कोई कटाक्ष ना किया जाए, हार जीत तो लगी रहती है। और इसके बाद भी बीजेपी के जो अमित मालवीय हैं, वो बालक बुद्धि कहकर पुकार रहे हैं कि उनकी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। मतलब क्या ही कहा जाए बीजेपी के लोगों को। आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, एक कैचअप का एडवर्टीजमेंट आया करता था जिसका टैगलाइन थी, इट इज डिफरेंट, राहुल गांधी इज डिफरेंट। राहुल गांधी वास्तविकता में, जैसे मैं कल्पना नहीं कर सकता कि महात्मा गांधी भी एक व्यक्ति जैसा विश्व के अंदर पैदा हो सकता है, राहुल गांधी इज ए एंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी। जीसस क्राइस्ट जो बात कहा करते थे, जो दया, धर्म, अहिंसा, परमो धर्म की बात किया करते थे, सारे के सारे इष्ट, वो राहुल गांधी में समावेश। मैं कोई देखिए अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं। मुझे राहुल गांधी से न मैं कभी उनके पास जाऊंगा, न किसी चीज के लिए कहूंगा, न मुझे कांग्रेस से कोई अपेक्षा है, न मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना है। लेकिन एक शिक्षक के रूप में कह रहा हूं, कि वृद्ध की तरह कह रहा हूं कि देश का भविष्य अगर सुरक्षित है तो राहुल गांधी जैसे आदमी के लिए है, जो इस प्रकार का भाव रखता है, जो सारे महापुरुषों ने, जो जैसे कहते हैं ना, बड़ा हुआ वो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या हरि को घट्टियो जब भृगु ने मारी लात। तो स्मृति ईरानी लात मारती नहीं, और उनको मकान छिन गया। पहले राहुल गांधी का मकान छिनवाया, अब खुद मकान छिन गया, अब रोती फिर रही है। तो राहुल गांधी ने जो कहा कि उनका महिला है, उनका अपमान मत कीजिए, हार जीत जिंदगी में लगी रहती है, यही महापुरुषों के गुण हैं।
जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और बात करें सर लखनऊ में, देखा होगा कि अभी जब बुलडोज़र चलाया गया था अकबर नगर में, तो कुछ एक इलाके हैं जहाँ के लोग बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि वो लोग हिंदू थे और मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे थे। और पंत नगर वहाँ की एक जगह है, पंत नगर वाले वो हैं, जब बुलडोज़र चल रहा था तो काफ़ी खुश थे। अब जो है पंत नगर के ही घर जो है वो तोड़े जाएँगे, तो वो लोग कह रहे हैं रो-रो कर कि हमने तो पटाखे फोड़े थे मोदी योगी के आने पर और हमें लगा था कि हिंदुओं की सरकार है, हमारा तो भला करेगी, लेकिन उन्होंने तो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। तो यानी कि जब लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, ये इसी तरह की कहावत जो है ऐसे ही लोगों पर बनाई गई है, जो बीजेपी पर इतना भरोसा किया और उसके बाद कह रहे हैं हमने पटाखे फोड़े और हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, ये सरकार हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अदानी अंबानी की सरकार है। इन्हें कॉरिडोर बनाने हैं, इनको लोगों की छोटी छोटी चाय की डिबरियों को तोड़कर, झोपड़ियों को तोड़कर, झुग्गियों को तोड़कर वहां आलीशान होटल बनाने हैं। इनको वहां के लोकल जमीन खरीद खरीद के और कब्जा कर करके अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को देने हैं और लोगों को करोड़ों और अरबों रुपए कमवा देने हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार, हिंदुओं की सरकार नहीं है। अगर हिंदुओं की सरकार होती तो आप हिंदू नहीं है क्या निधि? मैं हिंदू नहीं हूं क्या? अरे हमारे अगर देश के बच्चे बेरोजगार रहेंगे, अगर महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सब्जी लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो इसमें क्या मुसलमानों को सब्जी महंगी मिल रही है, हमको सस्ती मिल रही है? उनको क्या 200 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, हमको 50 रुपए का मिल रहा है? भाई महंगाई, हमारे घर के बच्चे भी बेरोजगार हैं, हमारे हर जगह परेशान है, हर जगह ब्रिज टूट रहे हैं, उसमें हिंदू में मर रहे हैं, उसमें मुसलमान ही मर रहे हैं। और ये पेपर लीक का मसला है, इसमें जरा पूरी गणना करके बताइए, जितने लोग जेल गए इसमें कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं? जो इसका किंगपिन है वो किस जात का है और किस धर्म का है? तो ये बेकार की बातें, हिंदू मुसलमान का इशू, गरीब आदमी के विरोधी ये सरकार है और ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये चुनावी बॉन्ड की सरकार है, पीएम केयर फंड की सरकार है, कॉरिडोर्स की सरकार है, जिसमें पूंजीपतियों को जेबों को भरा जाए और गरीबों का शोषण किया जाए, उनको चूसा जाए, और किसानों का शोषण करने वाले लोगों की सरकार है। और सर एक भ्रष्टाचार की भी सरकार है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर तो आपने देखा होगा कल इतना वीडियो वायरल हो रहा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है मोती सिंह, वो अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे थे और कह रहे थे कि मेरे राजनीतिक जीवन के 42 सालों में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, तहसील और थानों में ऐसा भ्रष्टाचार न कभी सोच सकते थे न देख सकते थे। ये अकल्पनीय है कि सरकार में इस तरह की चीजें हो रही हैं। नहीं नहीं भाई, है, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, एक दो बार आपको बता चुका हूं। मैंने हरियाणा के अंदर इतना ज्यादा करप्शन, खुलेआम करप्शन, और मेरे जैसा व्यक्ति जो लोगों को बताता रहता है, जनता को जागृत करता रहता है, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ता रहता है, मैं खुद उस भ्रष्टाचार का शिकार हूं कि लोगों के इलीगल कंस्ट्रक्शन करा दिए गए सामने सामने पैसे लेकर, और मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता जुलता रहा, कुछ नहीं, केवल पैसा, केवल भ्रष्टाचार। जिसके पास पैसा है वो आज की तारीख में शाह है, और बाकी सब लोग जो हैं, अब बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, अब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के चक्कर में हैं। और हमारे जो हिंदुओं के बच्चे हैं वो जाके कांवड़ यात्रा लेके चलेंगे, और जय शाह जो हैं वो हजारों, अच्छा उनके यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, वो सोशल वर्क है। बीसीसीआई जो है उसके यहाँ टैक्स नहीं लगता, हम आप टैक्स देते हैं, बीसीसीआई टैक्स नहीं देता, क्योंकि जय शाह वहां बैठे हुए हैं। सर अब एक और बड़ी खबर आ गई है सर कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव जो है वो जेडीयू हार गई है और निर्दलीय जो है शंकर सिंह वो चुनाव जीत गए हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी बची नहीं सर, जेडीयू नहीं बचा पाई। यही असल में मेरे पास भी यही खबर थी कि रुपौली से शंकर सिंह जीत रहे हैं और जेडीयू और बीमा भारती दोनों पीछे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी हार है, जहां पे जाकर खुद नीतीश कुमार ने कन्वेंसिंग की है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ने कन्वेंसिंग की है, सारे मंत्रियों ने कन्वेंसिंग की है, और जेडीयू की सीट थी है, तो इंडिपेंडेंट जीता है। इसका मतलब यह है कि वहां पे जैसे पप्पू यादव जीते हैं और पप्पू यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये जीते हैं, इसका माने भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कहने का समय आ गया। बिल्कुल सर, भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कहने का समय आ गया और जनता जो है इस काम में लग भी चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए।
तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। हम चर्चा जब शुरू में कर रहे थे तो यहाँ पर बीजेपी 13 में से 11 सीटें जो है वो हार चुकी थी और अब 12 सीटें हार चुकी है। और आप देख रहे हैं कि एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है चुनावों में भी। तो आगे के क्या नतीजे होंगे आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।